एक बार सभी साथियों का फिर से स्वागत है स्टडी वेब ऑनलाइन पोर्टल पर। और हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं अपनी इस क्लास में, एमसीक्यू क्लास में, जिसमें हम लोग 25 ज्योग्राफी के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। जिसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैपिंग के आधार पर भी होते हैं, और मैपिंग के आधार पर जो प्रश्न होते हैं वो हमारे इंडियन ज्योग्राफी में और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों में होते हैं। तो सभी लोग एक बार फटाफट लाइव आ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो के माध्यम से जुड़ सकें। तथा उन साथियों से निवेदन है जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन आपके सामने 25 इस प्रकार हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। पढ़िए पहला प्रश्न, और 10 से 20 सेकंड में आप उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, उल्का है एक तेजी से चलने वाला तारा, पदार्थ का एक टुकड़ा जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया, एक नक्षत्र का हिस्सा है, या बिना पूंछ वाला धूमकेतु है। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो देखिए इसका आंसर है पदार्थ का एक टुकड़ा जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। पदार्थ का एक टुकड़ा जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया, उसे क्या कहते हैं, उल्का पिंड, ठीक है। तो इसका आंसर बी। तो आप देखिए हम थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन लेते हैं, व्याख्या लेते हैं कैसे। देखिए उल्का एक धूमकेतु है। उल्का एक क्या है, धूमकेतु है, जो टूटा हुआ कण है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। ये भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, लेकिन ये परिक्रमा तभी करता है जब टूटता है। यह 1000 मील दूर लगता है, लेकिन यह पृथ्वी से लगभग लगभग 33 लाख फीट दूर है। यह पदार्थ का एकमात्र टुकड़ा है। मैंने गलती से 33 लाख बोल दिया, ये 3,30,000 होगा, सॉरी 33 नहीं होगा, 3,30,000 होगा। यह पदार्थ का एक टुकड़ा है जो एक बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी में प्रवेश करता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड, ठीक है। तो उल्का पिंड क्या होते हैं, उल्का पिंड एक तरीके से टूटे हुए कण होते हैं, और ये बड़े पत्थर होते हैं और अचानक पृथ्वी की कक्षा में आते हैं और पृथ्वी पर एक साथ गिरते हैं, और इसलिए पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी बन जाते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका उदाहरण ले सकते हैं। अब एक उदाहरण आपने वैसे भी पढ़ा होगा कि एक लोनार झील पड़ती है जो महाराष्ट्र में है, और उसके आसपास बहुत बड़ा गड्ढा भी पाया जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले यहाँ एक उल्का पिंड गिरा था, जिसके कारण से यहाँ अभी भी उस गड्ढे के निशान हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले का। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा कूट प्रश्न है, थोड़ा समझने में इसको आसानी होगी आपको और थोड़ा पढ़ने में भी समय लगेगा। ध्यान से पढ़ते हैं। कह कि निम्नलिखित देशों के मानक समय, निम्नलिखित देशों के मानक समय जिसे कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी, से आगे या पीछे है। आगे भी है पीछे है। निम्नलिखित देशों का आगे पीछे इस बात पर निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है कि ग्रीनविच से गुजरने वाले देशांतर के पूर्व या पश्चिम में है, ठीक है। क्या है, क्यूबा, ग्रीस, इराक, कोस्टा रिका, जापान। निम्नलिखित में से अनुक्रमिक क्रम जीएमटी से आगे पीछे तथा उनके मानक समय के अनुसार देशों की सही व्याख्या करें। तो हमें क्रम से लगाना है। मतलब है कि हमें समय के अनुसार से लगाना है, देशांतर के आधार पर जो समय सबसे पहला हो। तो देखिए ये आपको एक पॉइंट समझ लेना है कि जितने भी कंट्री, जितने भी देश हैं, उन सभी का मानक समय लिया गया है ग्रीन मीन टाइम। और ग्रीन मीन टाइम एक ग्रीनविच जगह है, ग्रीनविच स्थान है, और ये ग्रीनविच जो स्थान पड़ता है वो पर्टिकुलर आपका पड़ता है लंदन में। तो यहाँ एक नियम बनाया गया है कि जो भी लंदन से दिशा में पूर्व में है उनका समय हमेशा प्लस होगा, और जो भी लंदन से पश्चिम में है उनका समय माइनस में होगा, यानी बाद में होगा। देखिए एक ग्लोब बनाता हूं मैं, इसका मतलब ये एक तरीके से ग्रीन मीन टाइम है। ये सभी प्रकार की जो रेखाएं हैं, ये सभी रेखाएं एक प्रकार की आपकी लॉन्गिट्यूड हैं, ठीक, देशांतर रेखाएं हैं। और ये आपकी एक रेखा जिसे कहते हैं इक्वेटर रेखा, ठीक है। यहाँ ग्रीनविच है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक जितने भी कंट्री हैं, और यहां से यहां तक जितने भी कंट्री हैं, ठीक है। तो इसका जो मानक समय होगा वो तो 0 होगा। इसका समय कितना होगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसे 0 जीएमटी कह सकते हैं। लेकिन इन देशों में जितना समय होगा वो होगा आपका प्लस, और इधर वाले जितने भी कंट्री हैं इनका समय क्या होगा, माइनस, ठीक। भारत अगर यहां पर स्थित है, इसलिए ग्रीनविच यानी ग्रीनविच के टाइम से भारत का मानक समय कितना, 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे
प्लस है, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि ये देशों का क्रम लगाना है, तो सबसे पूरब में देखा जाए तो सबसे पूरब में क्या है, जापान, ठीक है। तो अभी हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि सबसे पूरब में अगर जापान हो गया तो उसके सब बाद वाले होंगे, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए सही है, 5 3 2 1, यानी जापान के बाद आएगा मुख्यतः तीसरे इराक, फिर आएगा ग्रीस और फिर आएगा क्यूबा और सबसे लास्ट में आएगा पश्चिम की तरफ जिसका नाम होगा कोस्टा रिका, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तीसरा बताइए, उसकी ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं थी, मैंने बता दिया। जिप्सियों का मूल घर है, मूल घर था, जिप्सियों का मूल घर था। तो पहली बात तो आती है कि द ओरिजिनल ऑफ द होम ऑफ जिप्सी, जिप्सी क्या होते हैं, जो ऐसे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, जिप्सी, ठीक है। अब इनका स्थान था मिस्र था, इनका ओरिजिनल स्थान था मिस्र था, रूस था, भारत था, पार्शिया था। तो इसका आंसर है भारत, इनका मूल स्थान भारत था। कैसे था, तो जल्दी से हम लोग देखते हैं इसका व्याख्या। जिप्सी मूल रूप से भारत के थे और भारत उनका मूल घर था। खानाबदोश लोग, खानाबदोश लोग का मतलब क्या है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। खानाबदोश लोग अपनी भाषा में सामान्य संस्कृत शब्दों का हवाला देते थे और गहरे रंग के लोग होते थे और अक्सर कहा जाता था कि उनके पूर्वज दक्षिण एशिया के थे। हालांकि उनका मूल मूल भाग जो है पश्चिम है, पश्चिम भारत है, लेकिन जिप्सी एक जातीय समूह है, ये जातीय समूह है, ठीक है, जो अज्ञात कारणों के से देर से मध्य आयु के दौरान भटकती जीवन शैली को अपनाता है। वैसे ये दक्षिण भारत के हैं, लेकिन फिर भी मूल तरीके से ये भारत के पश्चिम के इलाके में रहते हैं और दक्षिण एशिया में केवल एक ही देश पड़ता है, बड़ा देश पड़ता है, मूल देश पड़ता है, वो है इंडिया। तो ये एक जनजाति है जिप्सी। तो जल्दी से आंसर लगा लीजिए भारत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए चौथा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व में सर्वाधिक औसत ऊंचाई पर बसा है, ठीक। तो सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिण अफ्रीका, या फिर ऐसा जो बर्फ से जमा रहता है जिसका नाम है अंटार्कटिका। क्या आंसर है, तो इसका आंसर है अंटार्कटिका महाद्वीप, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप की ऊंचाई औसत ज्यादा है और इस महाद्वीप पर बर्फ जमी रहती है। चलिए कैसे है वो जरा देखते हैं हम लोग। बर्फ की चादर के कारण, बर्फ की चादर के कारण अंटार्कटिका में 2300 मीटर के साथ अन्य महाद्वीपों में उच्चतम औसत ऊंचाई पाई जाती है। इसका माउंट विजन यानी इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है वो 16,050 फीट की ऊंचाई के साथ सबसे ऊंचा है, ठीक है। अंटार्कटिका का सबसे निचला बिंदु 160 फीट का है, सबसे निचला बिंदु 160 फीट का है और गहराई वाली झील भी है, ठीक है। तो ये सबसे ऊंचा है औसत के आधार पर। मैं केवल पर्टिकुलर एक ऊंचाई या पीक के आधार पर बात नहीं कर रहा हूं, चोटी के आधार पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप हर महाद्वीप की ऊंचाई देखें तो एवरेज ऊंचाई देखें समुद्र तल से तो ज्यादा कहां होगी, तो वो है अंटार्कटिका, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, ये थोड़ा सा हमें इसमें भी कूट बनाने हैं, मिलाने हैं। सूची 1 को ठीक है 1 से 2 को मिलाना। अब कह रहा है कि यूरोपीय ट्रांस कॉरिडेंटल रेलवे, ठीक है, यूरोपीय ट्रांस कॉरिडन रेलवे ये कहां पड़ता है, तो ये यूरोपियन ट्रांस कॉरिडन रेलवे पड़ता है पेरिस के वारसा में। इसका आंसर है पेरिस का वारसा, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। इसका ऑप्शन क्या हो गया, मुख्यतः ए, पेरिस से वारसा, ठीक है। यूरोपीय ट्रांस कॉरिडन रेलवे, अब इधर 5 है, इसका मतलब एक ब्लैंक छोड़ना है। ट्रांस इंडियन रेलवे कहां है, ट्रांस इंडियन रेलवे कहां है, तो ट्रांस इंडियन रेलवे है व्यूनस आयर से बालपोराव, ठीक। तो ये आपका बी है, इसको हम बी लिखेंगे, ठीक। अब बात करते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे तो ये भी रूस में है, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक, ये आपका सी, ठीक। और उसके बाद लास्ट बचा है, अब इसमें से हमें ए लगाना है और फोर्थ लगाना है, फर्स्ट फोर्थ में से एक लगाना है। अब कह रहा है कि ओरिएंट एक्सप्रेस कहां है, तो ओरिएंट एक्सप्रेस है पेरिस से इस्तांबुल, पेरिस यानी फ्रांस से इस्तांबुल, ठीक है। तो ये ए हो गया, इसका मतलब ये व्यूनस आयर्स से बालपोना ये गलत है, तो इसका मतलब ये ए, तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला सही, फर्स्ट सही है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखते हैं सिक्स, आप सॉरी ये तो आपका व्याख्या हो गया था, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। विली 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 है, ये तापमान क्षेत्रों में उगाए जाने वाले पेड़ का एक प्रकार है, रेगिस्तान में चलने वाली एक हवा है। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, या लक्षद्वीप द्वीप के निकट पाई जाने वाली एक प्रकार की सामान्य है। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है, ये दरअसल में एक चक्रवात का नाम है, विली विली एक चक्रवात है, ये आपने पढ़ा होगा, और ये ज्यादातर आपका दक्षिण में आता है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में भी उत्तर पश्चिम में पहुंचने वाला एक तरीके का चक्रवात है आपका। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम लोग थोड़ा सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विली विली एक बवंडर है, चक्रवात है, जो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान के ऊपर होता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान होता है वहां ऊपर होता है। इस धूल के शैतान के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका मतलब है कि हवा बहुत सारी धूल उड़ाती है, इसलिए इसे शैतान के नाम से जानते हैं। रेगिस्तान के ऊपर एक बड़ा चक्रवात बनाती है। ऑस्ट्रेलिया के उच्च स्तरीय उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से एक आता है, ये रेगिस्तान के ऊपर है, और इसलिए इसका दूसरा नाम शैतान भी कहा जाता है, विली विली। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सातवां प्रश्न आपके सामने है आपका। बादलों के निम्न होने का कारण वायुमंडल में, बादलों के निम्न होने का कारण वायुमंडल में बाढ़ आ जाती है। द क्लाउड फूड इन द एटमोस्फियर बिकॉज ऑफ देयर लो, ठीक, यानी लो टेम्परेचर की वजह से ऐसा क्या होता है। तापमान किसके कारण होता है, वेग में कारण होते हैं, दबाव के कारण होते हैं, घनत्व के कारण होता है, बताइए। तो इसका आंसर है घनत्व। कैसे है जरा देखते हैं। बादलों के घनत्व स्तर कम होता है, बादलों का घनत्व स्तर कम होता है, और हवा की तुलना में इनका आयतन, इन हवा की तुलना में इनका आयतन जो है वो अधिक होता है। हवा की तुलना में इनका आयतन बादलों का अधिक होता है, इसलिए आसपास की हवा का बल उन्हें अपने वजन को संतुलित करने में मदद करता है, और वो तैरते रहते हैं, इसलिए इसका आंसर डी है, घनत्व। चलिए, धूमकेतु सूमेगर लेवी, धूमकेतु सूमेकर लेवी 9 ग्रह से टकराया, ये किस ग्रह से टकराया, एक पर्टिकुलर धूमकेतु का नाम है। तो इसका जो नाम है वो आपका बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। कैसे देखते हैं। धूमकेतु सोमेकर लेवी 9 जुलाई 1962 में अलग हो गया, और जुलाई 1994 में बृहस्पति से टकराया था। कैरोलिन यूजिन एम सुमेगर और डेविड लेवी ने 1993 में इस धूमकेतु की खोज की। ये लोग खोज करता है, यह घटना दुनिया भर के खगोलविदों द्वारा बारीकी से देखी जा सकती है, ठीक है, बारीकी से इसको देख सकते हैं। तो धूमकेतु सोमेगर लेवी 9 जुलाई 1992 में बृहस्पति से अलग हो गया था, ठीक है, ये बृहस्पति के आसपास था। जुलाई 94 में बृहस्पति से टकरा गया, और कैरोलिन यूजिन एम सुमेकर और डेविड लेवी ने, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको 1993 में इसकी खोज करी, ये समझाया, बताया, और कहा कि दुनिया की एक विविध एक खगोलीय घटना है। तो जल्दी से आंसर लगा दीजिए सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नमा, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत जिम्मेदार है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत जिम्मेदार है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, ठीक है। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल यानी स्ट्रोपोस्फियर, मध्य मंडल यानी मेसोस्फियर, और आयन मंडल यानी आयनोस्फियर। बताइए क्या आंसर है। इसका आंसर है आयन मंडल। कैसे है जरा देखते हैं, थोड़ी व्याख्या देखते हैं। जैसा कि ऊपर दिए गए प्रश्न में बताया कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए जिम्मेदार वातावरण है, या वातावरण की परतें हैं, ठीक है। वायुमंडल वह गैसीय परत है, वायुमंडल में गैसीय परत है जो पृथ्वी को ढकती है। इसकी 5 मुख्य परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? 5 मुख्य परतें होती है वायुमंडल की, और एक छठी परत आयन मंडल है। मतलब इसके अलावा भी एक छठी परत आयन मंडल है जो
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर को ओवरलैप करती है। आयन मंडल पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का आयनीकृत हिस्सा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के कुछ हिस्से शामिल हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उच्च अनुपात होता है जो रेडियो प्रसार को प्रभावित करता है। क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए आयन मंडल ही इसका सही आंसर है। इसमें क्या होते हैं, रेडियो प्रसार को प्रभावित करता है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। किसमें, आयन मंडल में। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। जल्दी से 300 ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट यानी 10वें प्रश्न की तरफ। ये कूट है, थोड़ा समय लगेगा इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा के समीप के क्षेत्रों में वर्षा वर्षभर होती रहती है। पहला, भूमध्य रेखा के समीप के क्षेत्रों में वर्षा वर्षभर होती रहती है। ठीक है। भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश दोपहर में उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण संवहन वर्षा होती है। ठीक है। अब कह रहा है कि उपयुक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ए और आर, यानी ए और आर जो पॉइंट है दोनों सत्य हैं। पहला, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सच है लेकिन आर झूठ है, या ए झूठ है और आर सच है। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। ठीक, तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। भूमध्य रेखा के आसपास के एरिया में वर्षा होती है। कैसे होती है, क्या होती है, जरा जानते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ये उष्ण कटिबंधीय वर्षावन इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं जो भूमध्य रेखा के पास में है। ये क्षेत्र जो है वो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में, ये मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में है। मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का मतलब ये उत्तरी ध्रुव में है। ये आपकी रेखा अक्षांश रेखा 0 डिग्री। ठीक, ये रेखा और ये रेखा, एक रेखा को हमने कह दिया, इसको हम कह देंगे 23.5 डिग्री एन और इसको कहेंगे इसको कहेंगे 66.5 डिग्री एन। ठीक, इसके नीचे भी दो रेखाएं, एक आर्टिक और अंटार्कटिक। ये साउथ में, ये साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव, और ये उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव में हम बात कर रहे हैं इसके। तो ये कह रहा है कि ये आपकी रेखा है जिसका नाम है ये मकर रेखा और इधर वाली ये रेखा ये कर्क रेखा। तो इसके और इसके बीच, ये इसके और इसके बीच में ये बन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र हैं। तो भूमध्य रेखा ये रही आपके। ठीक, अब कह रहा है कि इनमें उच्च तापमान होता है, इनमें हाई टेम्परेचर होता है और आर्द्रता का स्तर भी अधिक होता है। और इन वनों में महत्वपूर्ण वर्षा भी अच्छी खासी होती है जो कर्क और मकर रेखा के बीच में है। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 10वें का। 11वां देखते हैं। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंडीशंस इन नेसेसरी फॉर द गुड कल्टीवेशन फॉर व्हीट। ठीक, मध्य तापमान और मध्य वर्षा, उच्च तापमान और भारी वर्षा, उच्च तापमान और मध्यम वर्षा, कम तापमान और कम वर्षा। ठीक है, तो इसका आंसर है मध्य तापमान और मध्यम वर्षा, यानी मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल, यानी एवरेज वर्षा चाहिए और एवरेज ही टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, कैसे होता है चलिए देखते हैं इसको। गेहूं की वृद्धि के लिए मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तापमान कितना चाहिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए और वर्षा चाहिए 25 से 100 सेंटीमीटर के बीच, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके सबसे बड़े विकास के लिए इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। किसके लिए, गेहूं के लिए। तो हम भी उष्ण कटिबंधीय जोन में ही आते हैं और इसलिए इसमें मध्यम तापमान चाहिए और मध्यम ही वर्षा चाहिए। वर्षा का स्तर है 25 से 100 सेंटीमीटर के बीच और तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12वां प्रश्न आपके सामने है। हीरे की अंगूठी देखी जाने वाली घटना है। हीरे की अंगूठी देखी जाने वाली घटना है कुल सूर्य ग्रहण के तौर पर। पूर्ण सूर्य ग्रहण, कुल सूर्य ग्रहण का मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण, इसको कुल का मतलब है, इसको हम लिखते हैं पूर्ण। दूसरा, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में
केवल समग्रता निशान की परिधीय क्षेत्रों के साथ और केवल समग्रता निशान के मध्यम क्षेत्र के साथ। बताइए आंसर। तो इसका आंसर है सी, केवल समग्रता निशान के परिधीय क्षेत्रों के साथ। तो चलिए हम जरा देखते हैं इसको कैसे समझते हैं, थोड़ा इसको समझेंगे। सूर्य ग्रहण के समय जैसे ही चंद्रमा सूर्य की चपेट में आता है, सूर्य ग्रहण के समय जैसे ही चंद्रमा सूर्य की चपेट में आता है, तब सूर्य के केवल परिधीय भाग ही दिखाई देते हैं और उस दौरान सूर्य हीरे की अंगूठी का आकार ले लेता है और यह घटना सूर्य ग्रहण के समय में होती है। सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? सूर्य ग्रहण हमेशा होता है अमावस्या को। ये घटना कब होती है? हमेशा अमावस्या को। सूर्य ग्रहण होता कब है, जरा हम थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में। मान के चलिए सूर्य का साइज बड़ा है। अरे यार, चित्र भी तो टेढ़े बेढ़े बन रहे हैं यार। ये है आपका सूरज। ठीक। अब सूरज के बीच में एक छोटा सा ये सा आपका जो बताते बनाता हूं मैं, इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ यार। ठीक है। माना। अब यहां पर हमने बनाई है आपकी पृथ्वी, थोड़ी बड़ी है। इतनी बना दी मैंने। देखिए चित्र बनाने में समय लगता है। अब मान के चलिए मैंने बताया ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है ना। तो एक मैंने बनाई क्या, ये पृथ्वी बना दी, ठीक।
देखिए मैंने ये बनाया आपका सन, तीनों चीज मैंने दिखाई। चलिए अब मैं थोड़ा इसको समझाता हूं। ये आपका सन, ये सन, ठीक। और ये आपका पृथ्वी, ठीक है। और ये आपका मून, ये मून, ठीक। तो इस तरीके से मैं बना के दिखाता हूं। अब इसका मतलब क्या है, जब आपकी, थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा यार। ये चंद्रमा है। अब अगर इस तरीके से बनेगा, ध्यान सुनिएगा, ये बनेगा तो पृथ्वी पर एक रिंग टाइप की दिखाई देगी, क्योंकि ये इसमें फिट हो जाएगा। ये सन जो है वो पूरा इसमें, ये जो मून है इसमें फिट हो जाएगा, और इसके बजाय जो किनारे वाला एरिया है वो इसके बल बचेगा। और इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एक अंगूठे के आकार की दिखाई देता है। और आपका सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, और सूर्य ग्रहण आपका तभी होगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आता है, चंद्रमा। तो जल्दी से आप लोग इसको समझ सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, इसमें समय लगा बनाने में। चलिए भाई, हो गया कहानी सारी खत्म। अब हम देखते हैं 13वां प्रश्न। बताइए, विश्व की लगभग 50% जनसंख्या, विश्व की लगभग 50% जनसंख्या किस अक्षांश के बीच में निवास करती है? तो इसका आंसर होगा, अच्छा ये इसमें पूछ रहा है 20 डिग्री, 20 नॉर्थ एंड 14 नॉर्थ, यानी आपका ये नॉर्थ का मतलब है, आपका नॉर्थ का मतलब है उत्तरी ध्रुव से, ठीक है। तो सारे उत्तरी के हैं, पहले बात तो ये तो हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर। और 20 से 40 का मतलब क्या है कि ये भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया है, भूमध्य रेखा से 20 से लेकर 40 डिग्री के एंगल तक, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं कैसे। 50% से अधिक आबादी 20 डिग्री एन से 40 डिग्री एन के अक्षांश के बीच में स्थित है, क्योंकि चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के दक्षिणी हिस्से में घनी आबादी वाले देश आते हैं। ये इसी एरिया के आसपास होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि इसी एरिया में हमारी एक रेखा भी है जिसे हम कहते हैं क्या, कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में बताया था मैंने, कहा था कर्क रेखा 23.5 डिग्री एन में है, यानी इस एरिया में पड़ता है, एरिया यहीं पड़ता है, और भारत इसी पे स्थित है, ठीक है ना। और थोड़ा सा अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना जो है वो आपका मकर रेखा के थोड़ा सा नीचे आता है, 40 के आसपास आता है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बताइए अगला प्रश्न, ये भी धूमकेतु से रिलेटेड है। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से होती है, धूमकेतु की सूर्य से पूंछ होती है, क्योंकि जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है, धूमकेतु का हल्का द्रव्यमान अकेले केंद्र पसारक बल के कारण दूर धकेल दिया जाता है। जैसे ही धूमकेतु घूमता है, धूमकेतु का हल्का द्रव्यमान इसकी पूंछ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित होता है। तीसरा, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर विकिरण दबाव डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर हो जाती है, या धूमकेतु की पूंछ हमेशा एक ही अभिन्यास पर मौजूद होती है। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो देखिए इसका आंसर है ए। क्या धूमकेतु क्या होता है, सूर्य के चारों ओर घूमता है, ठीक है, सही बात है। धूमकेतु द्रव्यमान में हल्का होता है, और केंद्र प्रसारक बल के कारण, यानी केंद्र के पास बल होने के कारण ये दूर धकेल दिया जाता है, दूर भेज दिया जाता है, क्योंकि इसका जो मास है, इसका जो द्रव्यमान है वो कम है। थोड़ी सी हम लोग व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। धूमकेतु के चारों ओर धूल, गैसें एवं विशाल वातावरण है, जिसे कोमा के रूप में जानते हैं, इसे हम कोमा भी कहते हैं। सूर्य से विकिरण दबाव के कारण एक पूंछ बनती है, जिससे सूर्य से दूर जो है निर्देशित कर देती है। यही कारण है धूमकेतु की पूंछ दूर होती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी पूंछ इसकी पीछे की तरफ होती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी 15वां प्रश्न है,
हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? हिंद महासागर आधा महासागर है, हिंद महासागर मानसून महासागर है, हिंद महासागर स्थलबद्ध महासागर है, और हिंद महासागर में लवणता में अधिक भिन्नता पाई जाती है। बताइए। तो इसका आंसर है कि हिंद महासागर मानसून बहाव है, ये मानसून को प्रभावित करता है, मानसून को बहाव की आदत भेजता है। कैसे है चला देखते हैं, पढ़िए। वायु परिसंचरण के कारण इसके लिए मानसूनी अपवाह कारक उत्तरदायी है। यह मौसम में अपनी दिशा बदलता है। गर्मियों के दौरान उत्तरी भूमध्य सागरीय महासागर यानी उत्तरी भूमध्य रेखीय महासागर से धारा गायब हो जाती है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान ये धाराएं दिखाई देती हैं। तो ये मानसून के लिए जिम्मेदार है, जिसका ज्यादा इंपैक्ट इंडिया में और खासकर जो दक्षिण एशियाई देश हैं उस पर पड़ता है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए 15वें का। अब हम बढ़ते हैं 16वें प्रश्न का। इसमें थोड़ी सी क्रमबद्ध सूची है, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, ए और बी को मिलाना है, ठीक है। तो इसका क्रम लगाना है, सूची 1 को सूची से मिलान करिए। बोले जौ, तो जौ जो है जो खराब मिट्टी के गर्म और शुष्क जलवायु है, ठीक है। चावल को देखते हैं, चावल समुद्र मिट्टी के साथ गर्म और जलवायु भेजती है। कोड ABCD है, ठीक है। तो इस हिसाब से ठीक है, तो हमें लगाना है जौ का, तो यही है आपका। नहीं नहीं, एक मिनट, जौ का उच्च ऊंचाई के साथ गर्म, ठीक है। जौ का आंसर आएगा उच्च, जौ का होगा आपका खराब मिट्टी के साथ ठंडी जलवायु, मतलब मिट्टी इतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती इसके साथ, लेकिन जलवायु ठंडी चाहिए। चावल के लिए क्या चाहिए? समृद्ध मिट्टी के साथ यानी अच्छी मिट्टी के साथ गर्म और नम जलवायु चाहिए। बाजरे के लिए क्या चाहिए? बाजरे के लिए भी नॉर्मल मिट्टी चाहिए, खराब मिट्टी के साथ गर्म और शुष्क जलवायु। और चाय के लिए क्या चाहिए? उच्च ऊंचाई के साथ गर्म और नम जलवायु। तो इसका मतलब ये आपका कोड बनेगा, ये कोड बनेगा 241 तो 2 ये वाला है, 2 ये ए सही है, ए सही है। इसका आंसर जल्दी से लगा लीजिए। 17वां देखते हैं। उत्तर पश्चिम में एस से पूरब में टोरेस स्ट्रेट तक 5,000 मील की दूरी पर लगभग लंदन से बगदाद तक द्वीप समूह में 14,000 द्वीप हैं। कुछ भूमध्यय रेखीय चट्टानें हैं और अन्य दुनिया में सबसे बड़े। यह विवरण सबसे उपयुक्त है, मतलब ये जो लाइन लिखी है ये किस देश से रिलेटेड है, ये आंसर आपको बताना है। वेस्ट इंडीज से है। वेस्ट इंडीज, दरअसल में एक बात याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज आपका देश नहीं है, वेस्ट इंडीज देश नहीं है। हालांकि एक बात अलग है कि वेस्ट इंडीज द्वीप हैं, तो इसका मतलब ज्यादातर दुनिया के जो द्वीप हैं वो देश हैं भी और नहीं भी हैं। तो वैसे ही वेस्ट इंडीज कोई द्वीप है लेकिन देश नहीं। जापान द्वीप भी है, देश भी है। फिलीपींस द्वीप भी है, देश भी है। इंडोनेशिया भी द्वीप भी है और देश भी है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में काफी हद तक द्वीप वगैरह पाए जाते हैं। तो जल्दी से एक बार व्याख्या पढ़ लेते हैं। इंडोनेशिया का भूमध्य रेखीय क्षेत्र 14,000 द्वीपों में फैला हुआ है। यह बांदा आंचे देश के उत्तर पश्चिमी सिरे पर स्थित है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 18वां प्रश्न आपके सामने। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर घूमने वाले चट्टान के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? ठीक है ना। मंगल और बृहस्पति के बीच यानी पहले क्रम से बुध, बुध के बाद क्या आएगा? बुध के बाद क्या आएगा? शुक्र, शुक्र के बाद क्या आएगा? थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिखता हूं, हाँ जी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, अरुण वरुण। लेकिन ये पॉइंट सूर्य की दूरी के आधार पर है, ठीक है। और सौर मंडल में इन ग्रहों की पोजीशन इसी तरीके से है, ठीक। वो अलग बात है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है,
ये मंगल है, बृहस्पति है, इसकी कुछ रिंग होती हैं, ये शनि है, इसकी सबसे बड़ी रिंग है, ये अरुण है और ये वरुण है। ठीक, अब ये कह रहा है कि मंगल और बृहस्पति, अब ये कह रहा है मंगल ये रहा और बृहस्पति ये रहा, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो आपके चारों चट्टाने हैं उनको क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है क्षुद्र ग्रह। तो यहां पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो वैसे भी बृहस्पति और पृथ्वी में भी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो ठीक है, मंगल और पृथ्वी के बीच में भी क्षुद्र ग्रह बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं खासकर यहाँ मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंतरिक सौर मंडल में छोटे क्षुद्र ग्रह हैं अधिकांश, हाँ, जो आंतरिक सौर मंडल है जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच स्थित होते हैं। क्षुद्र ग्रहों का आकार भिन्न होता है, सबसे बड़ा लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास के बड़े पैमाने पर है। तो ज्यादातर जो है वो आंतरिक में पाए जाते हैं, और मंगल आंतरिक का पार्ट है और बुध जो है वो बाह्य ग्रह का पार्ट है। तो इसी के बीच में ज्यादातर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी के घूमने की दिशा उलट दी जाए, यदि पृथ्वी की घूमने की दिशा उलट दी जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर होने पर भारतीय मानक समय क्या होगा? अब पृथ्वी के घूमने की दिशा, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है, और पृथ्वी जो है ज्यादातर जो जितने भी ग्रह हैं 8 में से 6 ग्रह ऐसे होते हैं जो पश्चिम से, कहा, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ मुख्यतः घूमते हैं। ठीक है, और अरुण और आपका शुक्र, ये दो ग्रह अपवादित हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर पृथ्वी पश्चिम से पूरब की बजाय पूरब से पश्चिम में घूमना शुरू कर दे, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर होने पर, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर अगर दिन के 12 पीएम है, तो इंडिया में इसका समय क्या होगा, भारत में इसका समय क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसमें लगभग 6:30 बजे का समय होगा। चलिए हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, सब समझ में आएगा। यदि पृथ्वी के घूमने की दिशा को उलट दिया जाए तो भारतीय मानक समय 5.5 घंटे आगे होगा। जब दोपहर होती है तो 12 बजे होते हैं, और वहां 5:30 यानी लगभग 17:30 का समय, अपराह्न के स्थान पर 6:30 पूर्वाह्न होगा या 5:30 अपराह्न होगा। यह भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे होगा, जबकि दूसरे मामले में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम से पीछे होगा। तो बात वही है जो मैंने बताई आपको। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक है? बताइए, सबसे नजदीक तारा, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा और हमारे सौरमंडल का मेन तारा सूर्य, यही सबसे नजदीक है। तो देख लेते हैं, सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है, सबसे निकट का तारा है, पृथ्वी से लगभग 93 मिलियन मील दूर है या 15 लाख किलोमीटर है। हमारे सूर्य के बाहर सिस्टम का निकटतम पड़ोसी, सूर्य के बाहर अगर देखेंगे तो इसका नाम है अल्फा सेंटोरी, और दूसरा निकटतम तारा है सूर्य के बाद जो पृथ्वी से लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब कुछ मैप वाले प्रश्न आएंगे, जल्दी से हम देखेंगे। नीचे कुछ देशों का नक्शा दिया गया है जो छायांकित चित्रों द्वारा दिखाए गए जल निकायों के साथ तत्कालीन सोवियत संघ के हिस्से थे। कौन कौन से थे बताइए इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ये एक नंबर है, मैं थोड़ा सा, एक नंबर, और ये है 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। ठीक, तो ये कहां कहां से रिलेटेड है? तो देखिए, जो एक नंबर पर आपका दिख रहा है वो है, ये आपका है कजाकिस्तान। ये एक नंबर पर दिख रहा है वो दिख रहा है कजाकिस्तान। ठीक है, और जो आपका 2 नंबर पर दिख रहा है ये है आपका तुर्कमेनिया। ये 2 नंबर पर आपका दिख रहा है देश जिसका नाम है तुर्कमेनिया। जो 3 नंबर पर दिख रहा है वो दिख रहा है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। जो नंबर 4 पर दिख रहा है ये दिख रहा है किर्गिस्तान, या इसे हम कह सकते हैं किर्गिस्तान। ठीक है, यहां पर कॉमा होगा, कहां गया, हाँ जी, या किर्गिस्तान कह दो या इसको कह सकते हो
किर्गिजिया, यहाँ किर्गिजिया के नाम से है ये, किर्गिजिया, ठीक। और जो 5वें नंबर पर आपका है लास्ट, इसका नाम है तजाकिस्तान। तो जो क्रम है आपका वो ये तरीके का बनेगा, नंबर 1 यानी आपका ये वाला सही ऑप्शन है डी। ये कॉमा लगा लेना, इसमें कॉमा नहीं लगा था। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 22वां क्वेश्चन है, इसमें व्याख्या की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने बता दिया। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार करें जिसमें 4 स्थान अक्सर समाचारों में दिखाई देते हैं। 4 स्थान, उनमें से कौन सा चेचन्या है? सही उत्तर बताइए। चेचन्या, तो ये अफ्रीका का नक्शा है, ये अफ्रीका है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि चेचन्या को ढूंढना है, तो ये चेचन्या जो पड़ता है वो रूस में पड़ता है, ये रूस में पड़ता है और रूस का इलाका ये होगा। तो ये जो एरिया है यहाँ जो रूस का इलाका है 3 नंबर, ये पड़ता है चेचन्या, चेचन्या, चेचन्या ये रूस का इलाका है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर सी, सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 23वें प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार करिए। मानचित्र में बिंदीवार टूटी हुई है, ठीक है। डूरंड रेखा में, मैकबोन रेखा में, सीमा आयोग में या फिर यंग हैंड अभिनव में लिया गया मार्ग बताइए। तो इसका आंसर है डूरंड रेखा, ये डूरंड रेखा में छूटा गया, ठीक है। और डूरंड रेखा जो है आज के समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की प्रमुख रेखा है। पहले ये भारत अफगानिस्तान की थी। देखिए यह एक डूरंड रेखा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर की सीमा शेयर करती है। यह अफगानिस्तान के शासक अब्दुल रहमान खान और ब्रिटिश भारत सरकार के एक सचिव मोर्टिवर डूरंड के बीच किया गया समझौता था। इस पर 1893 में काबुल और अफगानिस्तान में हस्ताक्षर हुए, लेकिन ये लागू हुई है 1896 से, ठीक है। कच्चा रूपरेखा मानचित्र मध्य पूर्व के किस हिस्से को दर्शाता है? कच्चा रूपरेखा मानचित्र मध्य पूर्व के किस हिस्से को दर्शाता है, ठीक है। इसमें आपको ये आपका क्रम लगाना है। तो इसका आंसर होगा, ये दर्शाता है आपका ए। ए का मतलब आपका हो जाएगा, ए का मतलब है ये इराक, ए का मतलब इराक। और आपका बी ये है सीरिया, तो इराक सीरिया। और आपका फिर है सी, सी कहां? यह है सऊदी अरब, ठीक। अब उसके बाद आता है डी, ये डी कहां गया? ये रहा, ये छोटा सा, ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। डी आएगा जॉर्डन। ये सब अरबी कंट्री हैं, अरबियन कंट्री हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बाकी ये देश थोड़े से गलत हैं। जैसे देखो यहाँ सीरिया दे रखा है, इराक दे रखा है, यहाँ जॉर्डन दे रखा है, लेकिन दक्षिण अरब नहीं है यहाँ कोई। अब यहाँ सीरिया, इराक, सऊदी अरब, सीरिया, इराक, सऊदी अरब और जॉर्डन दिया है। यहाँ इराक, सीरिया, सऊदी अरब, क्रम से लगाना है, इनको क्रम से आधार पर जाना है। तो आंसर सी सही है, जल्दी से लगा लीजिए, सी सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट में भी मैप है एक। दिए गए मानचित्र में उत्तरी श्रीलंका का एक कच्चा रूपरेखा मानचित्र जाफना किस चिन्हित पर है, किस बिंदु पर निश्चित है? जाफना, तो जाफना होगा ए बी सी डी, तो जाफना डी पर है, ये आपका है जाफना, जाफना डी वाले पे। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं कैसे। दिए गए मानचित्र में स्थित जाफना श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में स्थित है। बहुसंख्यक आबादी श्रीलंकाई तमिलों की है। कोलंबो के बाद जाफना सबसे लोकप्रिय शहर है जो श्रीलंका की राजधानी है, ठीक है। लोकप्रिय शहर की बात है, हालांकि राजधानी तो श्रीलंका आपका आपका कोलंबो में है, लेकिन ये प्रचलित शहर है। ये कोलंबो के बाद जाफना सबसे लोकप्रिय शहर है जो श्रीलंका की राजधानी, ये कोलंबो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन टॉप मोस्ट जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने मित्रों तक भेजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी प्रकार के वीडियो मिलते रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग कोशिश करिए कि वीडियो को सपोर्ट कर दिए, ठीक है। तो आज के लिए हमारे इस फिलहाल में एमसीक्यू की क्लास में इतना ही। हम लोग मिलते हैं अपनी किसी दूसरी क्लास में, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मेहनत करते रहिए, कार्य करते रहिए। कल मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।